नमस्कार। हम अपने दैनिक जीवन में शुद्धता हर जगह पसंद करते हैं। अब चाहे वो आपके घर में पिया जाने वाला दूध हो, दूध से बनाया जाने वाला मक्खन हो, या बात हो घी की, जो हर प्रकार के खाने को बनाने में इस्तेमाल होता है। हम सभी शुद्धता पसंद करते हैं क्योंकि मिलावट या गंदगी से सेहत खराब होने का या पैसों का नुकसान होने का बहुत डर है। पर दूध के शुद्ध होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दूध में कुछ भी अलग से मिलाया नहीं गया है। रोजमर्रा के जीवन में शुद्ध का मतलब होता है कोई भी मिलावट ना होना। लेकिन विज्ञान में शुद्धता का मतलब होता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होना। क्या आपको लगता है कि दूध किसी एक प्रकार के कणों से मिलकर बना है? नहीं। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखें तो आप पाएंगे कि दूध बहुत छोटे छोटे कणों का एक मिश्रण है ना? ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। इसी प्रकार से हमारे आसपास की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कई प्रकार के कणों का मिश्रण हैं। इस पाठ में हम तरह तरह के मिश्रणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे कि तत्वों और यौगिकों में मिश्रण से क्या अलग होता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि विलयन क्या होता है और कोलॉइडल विलयन और निलंबन में क्या अंतर है। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि मिश्रणों के अलग अलग भागों को अलग करने के क्या तरीके हैं। आइए देखते हैं। अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे: मिश्रण, मिश्रणों के प्रकार, समांगी और विषमांगी, विलयन, विलयन की सांद्रता, निलंबन और कॉलॉइड्स। इस वीडियो में हम मिश्रण से परिचित होंगे। ने कभी शुद्ध या प्योर शब्द को सुना है? बिल्कुल, आपने इसे रोज कहीं ना कहीं सुना ही होगा। क्या आपने कभी दूध, घी, चाय की पत्ती और मसालों के पैकेट पर प्योर या शुद्ध लिखा हुआ देखा है? आजकल बहुत से खाने पीने के सामानों के पैकेट पर हम प्योर या शुद्ध लिखा हुआ पाते हैं। और आपने दाल और मसालों जैसे सामान्य पदार्थों में मिलावट के बारे में भी सुना ही होगा। दिन प्रतिदिन की भाषा में हम शुद्ध शब्द का इस्तेमाल यह बताने के लिए करते हैं कि दिए गए पदार्थ में मिलावट नहीं है। इसका मतलब है कि शुद्ध चाय की पत्ती के पैकेट में केवल चाय की पत्ती होनी चाहिए, न कि उसके साथ कुछ चाय की पत्ती जैसा दिखने वाला पदार्थ। इसी तरह शुद्ध मसालों के एक पैकेट में केवल मसाले होने चाहिए, न कि मसाले जैसा कोई अन्य पदार्थ, जैसे काली मिर्च के पैकेट में पपीते का बीज मिला हुआ होता है। लेकिन क्या रासायनिक विज्ञान में भी शुद्ध शब्द का अर्थ यही होता है? पूरी तरह तो नहीं। जब एक वैज्ञानिक कहता है कि कोई वस्तु शुद्ध है, तो इसका मतलब है कि पदार्थ के सभी घटक कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है। इस प्रकार एक वैज्ञानिक के लिए शुद्ध दूध वास्तव में शुद्ध नहीं है, लेकिन वसा, पानी और प्रोटीन का मिश्रण है। इसी तरह घी भी वसा, उसमें घुलनशील विटामिन और अन्य हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इस प्रकार एक शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ऊपर दिए गए पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हैं, जबकि दूसरे पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के कण मौजूद हैं। इसीलिए पहला वाला शुद्ध पदार्थ होगा और दूसरा नहीं होगा। तो हम एक शुद्ध पदार्थ की पहचान कैसे करें? आइए हम पानी में घुले नमक का उदाहरण लेते हैं, जिसे हम रासायनिक विज्ञान में सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। आपने पहले यह पढ़ रखा है कि हम वाष्पीकरण द्वारा सोडियम क्लोराइड को पानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन क्या हम भौतिक प्रक्रियाओं
जैसे वाष्पीकरण या फिल्ट्रेशन द्वारा सोडियम क्लोराइड को उसके घटकों से अलग कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक शुद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार चीनी भी एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसकी संरचना एक समान है और इसे भौतिक साधनों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। देख सकते हैं कि हमारे आसपास होने वाले अधिकांश पदार्थ दो या अधिक पदार्थों का मिश्रण है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पानी में कई प्रकार के घुले हुए लवण होते हैं। हमारे घर में प्रयोग होने वाला साधारण नमक भी हमें समुद्र के पानी से ही मिलता है। इसी प्रकार मिट्टी भी विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण होती है। हम अपनी पेन में जिस इंक का इस्तेमाल करते हैं वह भी विभिन्न रसायनों का मिश्रण होता है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक, पानी, चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अतः हमने अब तक देखा है कि एक शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति भी एक सी होती है। हम उन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते हैं। एक मिश्रण दो या उससे अधिक शुद्ध पदार्थ से बना होता है। हम उन्हें भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इस वीडियो में हम मिश्रण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम विभिन्न प्रकार के मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। आप सबने नींबू पानी तो पिया ही होगा। यह हम सबके घरों में बनता है। मिश्रण का अध्ययन करने के लिए आइए अब हम नींबू पानी का उदाहरण लेते हैं। नींबू पानी जल, नींबू का रस और चीनी जैसे पदार्थों का मिश्रण होता है। क्या आपने नींबू पानी के कुछ खास गुणों पर ध्यान दिया है? नींबू पानी में एक समान रंग और स्वाद होता है। ऐसा नहीं होता कि आधे गिलास का रंग और स्वाद अलग हो और बाकी के आधे गिलास का अलग हो। इसी तरह आपने यह भी देखा होगा कि जब हम एक बड़े जग में नींबू पानी बनाते हैं और उसे 2 या 3 गिलास में डालते हैं तो उनमें से प्रत्येक का रंग और स्वाद बिल्कुल एक जैसा रहता है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जग में बने नींबू पानी को अलग अलग ग्लास में डालने पर भी उसका रंग और स्वाद दोनों एक समान था। नींबू पानी के इस गुण को समझने के लिए आइए अब हम इसकी संरचना पर ध्यान देते हैं। हम जानते हैं नींबू पानी में सभी पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। नींबू पानी का यह गुण तभी संभव है जब नींबू पानी में मौजूद सभी पदार्थ को एक समान रूप से मिश्रित किया गया हो और विभाजित करने पर वह एक समान आनुपातिक रूप से विभाजित होते हों, यानी कि इसमें एक समान रचना है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम इसे एक होमोजीनियस या समांगी मिश्रण कहते हैं। होमो का अर्थ है एक सा या फिर एक समान। अतः समांगी मिश्रण वह है जिसकी रचना एक समान होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर इस मिश्रण में एक समान रचना है, इसीलिए यह समांगी मिश्रण है। इसका मतलब हम इस मिश्रण का कोई भी भाग ले तो हमको समान संख्या में लाल और हरे गोले मिलेंगे। समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं पानी में चीनी का घोल, पानी में नमक का घोल, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि। आइए अब हम एक दूसरे मिश्रण का उदाहरण लेते हैं। एक बीकर में पानी में कुछ रेत मिलाएं और इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे कुछ मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ दें। आप देखेंगे कि रेत नीचे बैठने लगेगी और इस मिश्रण में सबसे नीचे की तरफ गहरा रंग और ऊपर की तरफ हल्का रंग होगा। आपको पानी में रेत के विभिन्न आकार के कण दिखाई देंगे। कुछ छोटे होंगे और कुछ बड़े होंगे और ज़्यादातर कण नीचे की तरफ होंगे। तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस मिश्रण में कण
समान रूप से विभाजित नहीं होते हैं और अनियमित तरीके से बटे हुए होते हैं। ऊपरी हिस्से में हल्के कण होते हैं जबकि निचले हिस्से में अधिक भारी कण होते हैं। अगर आप इस मिश्रण को दो अलग अलग बीकर में डालते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों के रंग में अंतर दिखता है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस मिश्रण में कण असमान तरीके से बटे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? हम इसे विषमांगी मिश्रण या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रो का अर्थ है असमान अथवा अलग अलग। एक विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसकी रचना एक समान नहीं होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर इस मिश्रण में असमान रचना है, इसीलिए यह एक विषमांगी मिश्रण है। पानी में रेत का मिश्रण, पानी में चौक का मिश्रण, अंडे में दूध का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। हमने अब तक देखा है कि मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण वह होता है जिसकी रचना एक समान होती है और विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसकी रचना एक समान नहीं होती है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस वीडियो में हम विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पानी में चीनी का घोल विलयन का एक उदाहरण है। इस विलयन में चीनी एक विलय है और पानी विलायक है। हम विलयन में मिलाए गए विलय की मात्रा को अपने अनुसार घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि दाईं से बाईं ओर जाने में विलयन में विलय की मात्रा बढ़ रही है। विलयन में घोले गए विलय की मात्रा के अनुसार हम विलयन को तनु, सांद्र अथवा संतृप्त कह सकते हैं। आइए अब हम इन्हें एक क्रिया से समझते हैं। एक बीकर में कुछ पानी ले और उसमें चीनी मिलाएं। जब चीनी पूरी तरह घुल जाए तो उसमें और चीनी मिलाएं। ऐसा तब तक करें जब आपको लगे कि अब और चीनी नहीं घुल रही है। इस समय हम चीनी मिलाएंगे तो वह नीचे बैठने लगेगी। अब इस बीकर को गैस पर 5 मिनट के लिए गर्म करें और फिर दोबारा इसमें चीनी घोलें। आप देखेंगे कि चीनी घुलने लगेगी। इसमें और चीनी घोलने पर हम देखेंगे कि एक समय के बाद फिर से चीनी घुलना बंद हो गई है। इसके बाद चीनी मिलाने पर चीनी फिर से नीचे बैठने लगेगी। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ है? आइए हम समझते हैं। आपने देखा कि एक बिंदु पर चीनी घुलना बंद हो जाती है। इस बिंदु को हम संतृप्ति का बिंदु बोलते हैं या फिर सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु पर हम बोलते हैं कि विलयन संतृप्त हो गया है। अतः इस बिंदु के बाद विलयन में और विलय नहीं घुलेगा। संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें एक दिए गए तापमान के बाद कोई और विलय नहीं घुलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि तापमान बढ़ाने पर और चीनी घुलने लगती है। इसका अर्थ यह है कि तापमान के बढ़ने पर संतृप्ति बिंदु भी बढ़ जाता है। हम उसमें और विलय घोल सकते हैं। उसी तरह तापमान कम करने पर संतृप्ति बिंदु घट जाता है, जिससे उस विलयन में विलय घुलने की क्षमता कम हो जाती है। यदि विलयन में घुले विलय की मात्रा उस मात्रा से कम है जो संतृप्ति बिंदु पर घुल सकता है, तो हम विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम उसमें और विलय घोल सकते हैं। एक संतृप्त विलयन में मौजूद विलय की मात्रा को हम उस ताप पर उस विलयन की घुलनशीलता बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तापमान बढ़ाने पर संतृप्ति बिंदु बढ़ जाता है, इसीलिए विलयन की घुलनशीलता भी बढ़ जाती है और तापमान घटाने पर घट जाती है। क्या आपको तापमान और घुलनशीलता के बीच कुछ संबंध समझ आ रहा है? चलिए अब इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्या होगा यदि हम एक संतृप्त विलयन का तापमान धीरे धीरे घटाने लगे? वीडियो को रोक दीजिए और अपने साथी और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए।
आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। जब हम किसी विलयन का तापमान घटाएंगे तो उसकी घुलनशीलता भी घट जाएगी, यानी कि उसमें जो विलय घुलने की क्षमता है वह कम हो जाएगी। इसीलिए विलय की जो मात्रा उस क्षमता से ज्यादा होगी वह विलयन से अलग हो जाएगी और नीचे की तरफ बैठ जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी विलयन की घुलनशीलता 20 डिग्री पर 40 ग्राम है और 25 डिग्री पर 47 ग्राम है। यदि हम 25 डिग्री से 20 डिग्री पर आएंगे तो 47 माइनस 40 बराबर 7 ग्राम विलय विलयन से अलग हो जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम विलयन से संबंधित सभी पदों को दोहरा लें और इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस वीडियो में हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने समांगी और विषमांगी मिश्रणों के बारे में देखा था। आइए अब हम विलयन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि समांगी मिश्रण का एक प्रकार होता है। क्या आपको नींबू पानी का उदाहरण याद है? नींबू पानी एक विलयन होता है। आइए अब हम विलयन और इसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। विलयन दो या उससे अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। एक विलयन में एक या एक से अधिक प्रकार के कणों को समान रूप से मिश्रित किया जाता है। एक विलयन में जो कण होते हैं वह कण स्तर पर समरूपता दिखाते हैं। विलयन के अधिकांश मामलों में हमारे पास एक तरल होता है जिसमें हम एक और तरल, ठोस या गैस को मिलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तरल विलयन ही पाए जाते हों, ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अलॉयज एक ठोस विलयन होते हैं और वायु गैस विलयन का एक उदाहरण है। हम उनके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। आइए अब हम एक विलयन के घटकों के बारे में पढ़ते हैं। एक विलयन में इसके घटक के रूप में विलय होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सॉल्यूट भी बोलते हैं, और विलायक होता है जिसे हम अंग्रेजी में सॉल्वेंट भी बोलते हैं। विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। विलायक विलयन का वह घटक है जिसमें एक और घटक को घोला जाता है। यह आमतौर पर बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। विलय वह घटक है जो विलायक में घुल जाता है। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमें विलयन और उसके घटकों को समझने में मदद करेगा। पानी में चीनी का घोल एक तरल में ठोस का विलयन है। इस विलयन में चीनी एक विलय है और पानी एक विलायक है। अल्कोहल में आयोडीन का घोल, जैसे टिंचर आयोडीन के रूप में जाना जाता है, में विलय के रूप में आयोडीन और विलायक के रूप में अल्कोहल होता है। वात युक्त पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि तरल में गैस का विलयन है। इसमें विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी होता है। वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु कई गैसों का एक मिश्रण होता है। इसके दो मुख्य घटक हैं, ऑक्सीजन जो 21% के आसपास होती है और नाइट्रोजन जो 78% के आसपास होती है। अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में मौजूद होती है। अब तक आपने विलयन के कुछ उदाहरण देखे। आइए अब हम विलयन के कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। उसके कण एक समान रूप से बटे हुए होते हैं। एक विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं। इसीलिए इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए हमें अच्छी क्षमता के माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हमने यहाँ पर एक विलयन लिया है और एक ऐसा मिश्रण लिया है जो विलयन नहीं है। जब आप इनसे प्रकाश पास करेंगे तो आप देखेंगे कि विलयन में प्रकाश का पथ नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की प्रक्रिया द्वारा विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण
नीचे नहीं बैठते हैं, अतः विलयन स्थायी होता है। तो इस वीडियो को रोकें और निम्न बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिख लें और इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। संतृप्त और असंतृप्त विलयन पढ़ने के बाद आइए अब हम तनु और सांद्र विलयन के बारे में देखते हैं। किसी विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। आप ऊपर दिए गए चित्र से क्या समझ पा रहे हैं? इस चित्र में हमने पानी के रंग की अलग अलग मात्रा मिलाई है। जिस ग्लास का रंग हल्का है उसमें हमने कम रंग मिलाया हुआ है और धीरे धीरे हम रंग की मात्रा बढ़ाते चले गए, जिससे हमें और तेज रंग मिलता चला गया। हम पानी में मौजूद रंग की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं, यानी कि पहले ग्लास की सांद्रता कम है और फिर बढ़ती चली जाएगी। जिस विलयन की सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं और जिस विलयन में सांद्रता ज्यादा होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तनु और सांद्र आपस में संबंधित पद है, यानी कि हम किसी विलयन को दूसरे की तुलना में तनु या सांद्र कहते हैं। अगर हम बीच वाले ग्लास को लें तो उससे बाईं ओर वाले ग्लास के विलयन तनु होंगे और दाईं ओर वाले ग्लास में विलयन सांद्र होंगे। अब तक आपने विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा। आइए अब हम देखते हैं कि हम सांद्रता को कैसे माप सकते हैं। हम यह जानते हैं कि विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता होती है। हम इस मात्रा को द्रव्यमान तथा आयतन के संदर्भ में बता सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला होता है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। यह दिए गए विलयन के द्रव्यमान में विलेय के द्रव्यमान का प्रतिशत होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विलयन के द्रव्यमान में विलेय के द्रव्यमान का प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100%। दूसरा होता है द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन का प्रतिशत। यह विलयन के दिए गए आयतन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान का प्रतिशत है। हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान का प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100%। और तीसरा होता है आयतन बटे विलयन के आयतन का प्रतिशत। यह विलयन के लिए दिए गए आयतन में मौजूद विलेय के आयतन का प्रतिशत होता है। इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, विलयन के आयतन में मौजूद विलेय के आयतन का प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100%। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इस टेबल में हम पहले पढ़े गए सूत्रों को अंग्रेजी में देखते हैं। आइए अब हम इसको एक प्रश्न से समझते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम है। हमें इन दोनों का प्रयोग करके विलयन का द्रव्यमान निकालना होगा, जो इन दोनों का जोड़ होगा। तो 40 ग्राम और 320 ग्राम का जोड़ हो जाएगा 360 ग्राम। अब हम विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के सूत्र में सभी पदों का मान रखकर विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं, जो होगी 11.1%। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस वीडियो में हम निलंबन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में सस्पेंशन कहा जाता है। हमने पहले वीडियो में विषमांगी विलयन के बारे में पढ़ा था। अब हम विषमांगी मिश्रण के प्रकार देखेंगे। विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, निलंबन तथा कोलाइड। तो चलिए अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। क्या आपको पानी में मिलाए गए रेत का उदाहरण याद है? पानी में मिलाया गया रेत निलंबन का एक उदाहरण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुले हुए नहीं होते हैं, लेकिन
माध्यम में निलंबित रहते हैं। रेत पानी में नहीं घुलती है, लेकिन इसमें निलंबित रहती है। निलंबन के अन्य उदाहरण हैं कीचड़ युक्त पानी, पानी में चौक इत्यादि। आइए अब हम निलंबन के कुछ गुणों को देखते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो एक निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। एक निलंबन के कण प्रकाश के एक बीम को बिखेरते हैं और इसका मार्ग दिखाई देता है। जब एक निलंबन को रखकर छोड़ दिया जाए तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि निलंबन अस्थिर होता है। उन्हें फिल्टरेशन की प्रक्रिया से मिश्रण से अलग किया जा सकता है। जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन टूट जाता है और ये प्रकाश को नहीं बिखेरता है, जिससे हमें प्रकाश का पथ नहीं दिखता है। इसे अब अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद। रिकॉल टेस्ट। प्रश्न आपके सामने है। चलिए इसका सही उत्तर देखें। धन्यवाद। इस वीडियो में हम कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको याद है हमने विलयन के बारे में अध्ययन किया था और आपने पढ़ा था कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। परंतु क्या ऐसा विलयन भी हो सकता है जो विषमांगी हो? आइए देखते हैं। इस तरह का एक विलयन होता है और इसे कोलाइडल विलयन या कोलाइड कहा जाता है। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। एक कोलाइड के कण पूरे विलयन में समान रूप से फैले हुए होते हैं। कणों के बहुत छोटे आकार होने के कारण निलंबन की तुलना में कोलाइडल मिश्रण देखने में समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में एक कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए दूध एक कोलाइडल विलयन है। आपको यह लगता होगा कि दूध तो एक समांगी मिश्रण है, लेकिन इसमें वसा, पानी और प्रोटीन के कण होते हैं जो इसमें निलंबित रहते हैं, परंतु खाली छोड़ने पर ये कण अलग होकर नीचे नहीं बैठते। जैसा कि आपने विलयन के संबंध में देखा था कि उसी प्रकार का कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से बिखेर सकते हैं, जिससे हम प्रकाश का पथ दिखता है। किरण के प्रकाश के इस प्रकिरणन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल उस वैज्ञानिक का नाम था जिसने इस प्रभाव की खोज की थी। क्या आपने देखा है कि जब प्रकाश खिड़की या एक छोटे छेद के माध्यम से एक कमरे में प्रवेश करता है तो हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते होंगे। इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं और अंग्रेजी में टिंडल इफेक्ट। यह हवा में धूल और धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के बिखरने के कारण होता है। जब हम कोलाइड को खाली रख देते हैं तो इसके कण नीचे नहीं बैठते, यानी एक कोलाइड काफी स्थिर होता है। कोलाइड के कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया से मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब केंद्रीकरण, मतलब इंग्लिश में जैसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, का प्रयोग कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोलाइड के गुणों को नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा था कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक, और उसी तरह एक कोलाइडल विलयन के घटक परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे हम डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, और परिक्षेपण माध्यम, जिसे हम डिस्पर्शन माध्यम कहते हैं, होते हैं। जिस तरह एक विलयन में विलय के कण होते हैं, उसी तरह एक कोलाइड में बिखरे हुए कण परिक्षिप्त प्रावस्था का निर्माण करते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे एक विलयन में विलायक होता है, वैसे ही जिस माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को निलंबित किया जाता है उसे परिक्षेपण माध्यम के रूप में जाना जाता है। कोलाइड को परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था, मतलब ठोस, तरल या गैस,
के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आप जानते हैं गाड़ी से निकलने वाला धुआं हमें नुकसान क्यों करता है? क्योंकि इसमें जहरीली गैसें होती हैं और छोटे छोटे ठोस कण होते हैं जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो गाड़ी से निकलने वाले धुएं में गैस माध्यम में ठोस के कण बिखरे हुए होते हैं, अतः इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था एक ठोस होगा और परिक्षेपण माध्यम एक गैस होगी, और इस तरह के कोलाइड विलयन को हम एरोसॉल कहते हैं। इस टेबल में सभी तरह के कोलाइड उनके परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण के साथ दिए गए हैं। यह आपके एनसीईआरटी के पुस्तक में भी है, पर यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें इसे। एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ये आपके सामने है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। दूसरा कॉन्सेप्ट टेस्ट। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है और विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर देखें। इसका सही उत्तर होगा सी। हमने पढ़ रखा है कि मिश्रण को निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर था सी। धन्यवाद। पहला कॉन्सेप्ट टेस्ट कुछ इस प्रकार है। अरुण ने जल में सोडियम क्लोराइड का 0.01% विलयन बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन के सही संगठन को व्यक्त करता है? विकल्प आपके सामने है। चलिए तो इसका सही उत्तर देखें। इसका सही उत्तर है सी। देखते हैं ऐसा क्यों है। हम जानते हैं कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का प्रतिशत होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो इसे हल करने पर हमें ए भी नहीं मिलेगा उत्तर में, बी भी नहीं, और सही उत्तर सी मिलेगा। इसलिए हमारा सही जवाब है सी। चलिए अब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हमें विलयन, निलंबन और कोलाइड के बीच का तालिकाबद्ध तरीके से अंतर बताना है। अंतर कुछ इस प्रकार है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो। यहाँ हमें समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच में अंतर बताना है। तो चलिए देखते हैं। अंतर कुछ इस प्रकार है। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद। अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पृथक्करण का महत्व, वाष्पीकरण, अपकेंद्रन, अमिश्रणीय तरल का पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमैटोग्राफी, आसवन और क्रिस्टलीकरण। चलिए शुरू करते हैं। इस सीवी में हम पृथक्करण के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अभी तक के वीडियो में मिश्रण और इसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया है। क्या आपको नींबू पानी का उदाहरण याद है, जो चीनी, नींबू और पानी के मिश्रण से बना था? हम जानते हैं कि नींबू पानी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिश्रण है जो हमेशा फायदेमंद होता है। लेकिन क्या मिश्रण हमेशा फायदेमंद होता है? क्या आप कह सकते हैं कि कीचड़ युक्त पानी एक फायदेमंद मिश्रण है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि इसका पानी पीने या धोने में कोई फायदा नहीं है। प्रकृति में कई पदार्थ मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं और हमें कभी-कभी इनका प्रयोग करने के लिए इसके घटकों को अलग करना पड़ जाता है। उदाहरण के लिए, दूध एक उपयोगी पदार्थ है, लेकिन कभी-कभी हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार इससे मक्खन या क्रीम को अलग करना पड़ता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अब ये बताइए
कि आप में से कितने लोग मिर्ची खाना पसंद करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग अक्सर खाने से पहले हरी मिर्च को अपने खाने से हटा देते हैं। क्या आपने खाना पकाने से पहले अपनी मम्मी या पापा को चावल से कंकड़ निकालते देखा है? ये पृथक्करण के अलग अलग उदाहरण है। क्या लगता है आपको, यदि चावल की मात्रा बहुत बड़ी होती तो वह अभी भी उसी तकनीक का उपयोग कर रहे होते? या अगर अशुद्धियां चावल के दाने के समान रंग की होती, जैसे कि आपके चावल में प्लास्टिक का चावल मिला होता, तो क्या उन्हें हाथ से निकालना संभव होता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके लिए पृथक्करण के कुछ अन्य तरीकों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के मिश्रणों के लिए उनके अलग अलग घटकों की प्रकृति के आधार पर पृथक्करण के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है। कुछ सामान्य विषमांगी मिश्रणों को उनके संबंधित घटकों में सरल भौतिक विधियों जैसे हाथों से अलग करना, छानना, निस्पंदन आदि से अलग किया जा सकता है। इन विधियों को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं और कभी-कभी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। हम अपने आने वाले वीडियो में इन्हीं तकनीकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में इवेपोरेशन भी कहते हैं। क्या आपको अपने पिछले अध्याय में वाष्पीकरण की चर्चा याद है, जिसमें हमने वाष्पीकरण क्या होता है डिस्कस किया था? चलिए एक बार उसे दोहरा लेते हैं। हमारे आसपास हर जगह वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के कारण ही कपड़े सूख जाते हैं और मिट्टी के बर्तन वाष्पीकरण के कारण गर्मियों के दौरान पानी को ठंडा रखते हैं। क्या हम वाष्पीकरण के द्वारा किसी मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं? आइए देखें कि हम मिश्रण के पृथक्करण में वाष्पीकरण का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण में तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है, तो हम वाष्पीकरण का प्रयोग एक ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए कर सकते हैं जिसमें एक तरल होता है जो आसानी से वाष्पीकृत किया जा सके। आइए इसे क्रिया के द्वारा समझते हैं। पानी के साथ आधा बीकर भरें और बीकर के मुंह पर एक वॉच ग्लास रख दें। वॉच ग्लास पर स्याही की कुछ बूंदें डालें और बीकर को गर्म करना शुरू करें। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण जारी रहने तक गर्म करते रहें और जब आप वॉच ग्लास पर कोई और बदलाव नहीं देखते हैं तो हीटिंग बंद कर दें। आप क्या देखते हैं? आपने देखा कि जब वाष्पीकरण रुक जाएगा तब हमें वॉच ग्लास पर एक अवशेष मिलेगा। यह अवशेष स्याही में प्रयोग होने वाले डाई का है। स्याही पानी और डाई का मिश्रण होता है, जिसमें जल विलायक होता है और डाई विलय होती है। वाष्पीकरण के बाद तरल विलायक विलय के अवशेषों को छोड़कर वाष्पित हो जाता है, जो कि वॉच ग्लास पर डाई के रूप में मिलता है। अतः हम यहाँ देख सकते हैं कि वाष्पीकरण का उपयोग एक वाष्पशील विलायक, जिसे हम वोलेटाइल सॉल्वेंट भी कहते हैं, से अवाष्पशील विलय, जिसे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कहते हैं, को अलग करने में किया जा सकता है। एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वह है जो गर्म करने पर भाप बनकर ना उड़े, और एक वोलेटाइल सॉल्वेंट वह है जो गर्म करने पर आसानी से भाप बनकर उड़ जाए। हमारे घरों में जो नमक इस्तेमाल होता है वह इसी विधि से प्राप्त होता है। आइए अब हम संक्षेप में देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।
इस वीडियो में हम दो अमिश्रणीय तरल के पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी पानी के ऊपर तेल को तैरते देखा है? यदि नहीं भी देखा है तो यह प्रयोग आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक कांच की बोतल में थोड़ा पानी लें और बोतल में थोड़ा मिट्टी का तेल डालें और हिला लें। बोतल को कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि हल्की मिट्टी का तेल पानी के साथ मिश्रित नहीं होता है और पानी की सतह पर तैरता रहता है। हम इस प्रकार के तरल पदार्थों को अमिश्रणीय तरल कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के तरल पदार्थों को कैसे अलग कर सकते हैं। तेल और पानी के मिश्रण को एक सेपरेटिंग फनल, जिसे हम पृथक्करण कीप भी बोलते हैं, में लिया गया। फिर उस मिश्रण को अच्छे से हिलाकर स्थिर होने के लिए छोड़ दिया गया। मिश्रण के स्थिर होने के बाद हल्का तरल ऊपर आ गया और नीचे से भारी तरल निकाल लिया गया। इस पृथक्करण में हमने जो सिद्धांत प्रयोग किया है वह यह था कि आपस में नहीं मिलने वाले तरल पदार्थ अपने घनत्व के अनुसार परतों में अलग हो जाते हैं, यानी अधिक घनत्व वाला तरल तल पर बैठ जाता है। हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया कहाँ प्रयोग होती है। यह प्रक्रिया तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है और धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करने में भी हल्की स्लैग को भट्टी से इस विधि से ऊपर से हटा दिया जाता है और सबसे नीचे पिघला हुआ लोहा रह जाता है। चलिए, जो अभी तक हमने सीखा उसे दोहरा ले। हमने सीखा कि दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ एक पृथक्करण कीप का उपयोग करके अलग किए जा सकते हैं और इस पृथक्करण में हमने जो सिद्धांत इस्तेमाल किया था वह यह था कि आपस में नहीं घुलने वाले तरल पदार्थ अपने घनत्व के अनुसार परतों में अलग हो जाते हैं और अधिक घनत्व वाला तरल तल पर बैठ जाता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इस वीडियो में हम अपकेंद्रण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहा जाता है। आपने अपने घर में अपनी माँ या पिता को दूध से क्रीम अलग करते तो देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है या किसी से पूछा कि इस प्रक्रिया में वो करते क्या है? इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को मथ लिया जाता है और हल्का क्रीम ऊपर से निकल जाता है, जबकि भारी स्किम्ड दूध सबसे नीचे आता है। इस सिद्धांत का उपयोग अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन में किया जाता है। अब हम इस विधि का और भी प्रयोग देखते हैं। कभी कभी एक तरल में ठोस कण बहुत छोटे होते हैं और एक फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, जिससे उनको अलग करने में परेशानी होती है। ऐसे कणों के लिए निस्पंदन तकनीक का उपयोग पृथक्करण के लिए नहीं किया जा सकता है। इसी तरह के मिश्रण को अपकेंद्रण तकनीक द्वारा अलग किया जाता है। अपकेंद्रण का सिद्धांत यह है कि मिश्रण को तेजी से घुमाने पर सघन कणों को नीचे की ओर और हल्के कणों को ऊपर रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे यह अलग अलग किए जा सकते हैं। हम एक अपकेंद्रीय यंत्र या सेंट्रीफ्यूग मशीन के द्वारा पृथक्करण करते हैं। इस मशीन में ट्यूब होते हैं जिन्हें बहुत तेजी से घुमाया जा सकता है, जिससे भारी कण नीचे बस जाते हैं और हल्के कण शीर्ष पर आ जाते हैं। हल्के घटक को फिर ऊपर से हटाया जा सकता है। आपने इन दिनों बाजार में फुल क्रीम दूध
या टोंड दूध के पैकेट तो देखे होंगे। टोंड दूध में वसा की मात्रा कम होती है। यह अपकेंद्रण तकनीक का ही उपयोग करके संभव है। आइए अब हम अपकेंद्रण के कुछ और प्रयोग को देखें। इस तकनीक का प्रयोग रक्त और मूत्र परीक्षणों के लिए डायग्नोस्टिक लैब में किया जाता है। यह डेयरी और घर में प्रयुक्त क्रीम से मक्खन को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। गीले कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए वॉशिंग मशीन में भी यही तकनीक उपयोग की जाती है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इस वीडियो में हम क्रोमैटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। आपने जब वाष्पीकरण पर वीडियो देखा था तो उसमें यह देखा था कि हम स्याही से उसके डाई को कैसे अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यह पता करना हो कि वह डाई किन रंगों के मिश्रण से बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे? आइए अब हम देखेंगे। एक क्रोमैटोग्राफी पेपर लें और उसमें नीचे लाइन बनाकर कुछ रंगों से बिंदु बना दें। इस पेपर का एक सिरा पानी में इस तरह डुबाकर रख दें। अब आप पेपर पर अलग अलग रंगों को ऊपर की ओर चढ़ते हुए देखेंगे। आपको यह याद होगा कि हम लोग लिखने के लिए जिस स्याही का उपयोग करते हैं उसमें विलायक के रूप में पानी होता है और विलय के रूप में डाई इसमें घुली हुई होती है। पानी फिल्टर पेपर पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और डाई के कणों को साथ ले जाता है। आमतौर पर एक डाई 2 या अधिक रंगों का मिश्रण होती है। रंगीन घटक जो पानी से अधिक घुलनशील होते हैं तेजी से ऊपर बढ़ते हैं और इस तरह से रंग अलग हो जाते हैं। इस तकनीक को क्रोमैटोग्राफी के रूप में जाना जाता है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले रंगों के पृथक्करण के लिए किया गया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये पृथक्करण किस सिद्धांत पर आधारित था? यह पृथक्करण क्रोमैटोग्राफी उन विलय के पृथक्करण के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक है जो एक ही विलायक में घुले हुए होते हैं और उनकी घुलनशीलता अलग अलग होती है। आइए अब हम क्रोमैटोग्राफी के कुछ प्रयोग को देखते हैं। क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग डाई के रंगों को अलग करने के लिए होता है तथा प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खून से नशीले पदार्थ जिन्हें हम ड्रग्स कहते हैं को अलग करने के लिए भी किया जाता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस वीडियो में हम ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ेंगे। आपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पहले भी पढ़ रखा है। आपको याद होगा कि ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होने को हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हम मिश्रण के पृथक्करण में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? चलिए थोड़ा सोचिए इस पर। हम ऊर्ध्वपातन का प्रयोग ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए करते हैं जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों तथा ऊर्ध्वपातित ना होने वाले योग्य अशुद्धियां हों। इस तरह के मिश्रण का एक उदाहरण है कपूर और नमक का मिश्रण। आइए अब हम नमक और कपूर का मिश्रण लेते हैं और दोनों का पृथक्करण करते हैं इस विधि के द्वारा। हम उसके लिए चित्र में दिखाए गए सेटअप का प्रयोग करेंगे। इस सेटअप में एक फ्लास्क को उल्टा कर डिश में रख देंगे और उसका ऊपर का सिरा रुई से बंद कर देंगे। डिश में हम मिश्रण को लेंगे और इसे एक बर्नर पर रख देंगे।
मिश्रण को अब गर्म किया जाएगा और मिश्रण में मौजूद कपूर वाष्प के रूप में निकलेगा, जो उल्टे फ्लास्क की गर्दन पर संघनित हो जाएगा। हीटिंग के पूरा होने के बाद कपूर को अलग से एकत्र किया जा सकता है और नमक डिश में रह जाएगा। इस तकनीक का उपयोग करके कपूर और अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रेसिन जैसे ऊर्ध्वपातित होने वाले योग्य पदार्थ अलग किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम वायु के घटकों के पृथक्करण आसवन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रभाजी आसवन के बारे में सीखा था। आपको बताया गया था कि हम वायु को उसके घटकों में अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण होता है। अब हम देखते हैं कि प्रभाजी आसवन द्वारा हवा के घटकों को हम कैसे अलग कर सकते हैं। आइए हम इस प्रक्रिया को देखें। वायु का दबाव बढ़ाकर और तापमान को घटाकर पहले हम वायु को तरल अवस्था में संपीड़ित करते हैं। इस संपीड़ित वायु को हम एक प्रभाजी आसवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म करते हैं। विभिन्न गैसें अपने अलग अलग क्वथनांक के अनुसार अलग अलग ऊंचाई पर अलग हो जाती है। हवा के विभिन्न घटकों के क्वथनांक निम्नानुसार है, जिसे आप दी गई सारणी में देख सकते हैं। अगर हम हवा से ऑक्सीजन गैस चाहते हैं तो हमें हवा में मौजूद अन्य सभी गैसों को अलग करना होगा। हवा का दबाव बढ़ाकर संपीड़ित किया जाता है और फिर तरल हवा प्राप्त करने के लिए तापमान को कम करके ठंडा किया जाता है। इस तरल हवा को एक प्रभाजी आसवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां गैसें अपने क्वथनांक बिंदुओं के आधार पर विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा है कि वायु के विभिन्न अवयव अलग कैसे होते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रमुख गैसें हैं जो कई उद्योगों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि उर्वरक उद्योग और फार्मास्यूटिकल उद्योग। इस वीडियो में हम आसवन के बारे में पढ़ेंगे। आपने अध्ययन किया है कि दो आपस में ना घुलने वाले तरल पदार्थों के पृथक्करण के लिए पृथक्करण कीप या फिर सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास घुलनशील तरल पदार्थों का मिश्रण है तो आप क्या करेंगे? उदाहरण के लिए एसीटोन और जल मिश्रण में घुलनशील होते हैं। आइए देखते हैं कि हम इन्हें कैसे अलग कर सकते हैं। इस क्रिया के लिए हम इस सेटअप का प्रयोग करते हैं। इसमें एक फ्लास्क होता है जिसमें हम एसीटोन और जल के घुलनशील मिश्रण को गर्म करते हैं। फिर इस मिश्रण से पहले एसीटोन गैस निकलेगी क्योंकि इसका क्वथनांक कम होता है। इस गैस को एक संगणक ट्यूब, जिसे हम अंग्रेजी में कंडेंसर ट्यूब भी कहते हैं, से पास किया जाता है, जहां यह ठंडी होकर वापस द्रव अवस्था में आ जाती है। द्रव एसीटोन बूंद बूंद करके दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है। इस विधि को आसवन कहा जाता है। यहाँ पर निचले क्वथनांक के साथ वाला तरल पदार्थ पहले उबाला जाता है और गैस बनकर बाहर आता है। फिर इस गैस को ठंडा करके दोबारा से एक तरल पदार्थ के रूप में इकट्ठा कर दिया जाता है। आसवन का उपयोग दो घुलनशील तरल पदार्थों के मिश्रण के घटकों के पृथक्करण के लिए किया जाता है, जो अपघटन के बिना उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। इस विधि का उपयोग तरल पदार्थ जैसे कि एसीटोन और पानी
अल्कोहल और पानी आदि के पृथक्करण के लिए किया जाता है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। यहाँ हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, तरल पदार्थ अपने क्वथनांक पर अपघटित नहीं होने चाहिए, और दूसरा, इन तरल पदार्थों के क्वथनांक में 25 केल्विन से अधिक अंतर होना चाहिए। यदि आपके पास दो घुलनशील तरल पदार्थ है जिनके क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से कम है, तो आप क्या करेंगे? क्या अभी भी आप इसी विधि का प्रयोग करेंगे? हम इस तरह के तरल पदार्थ के लिए प्रभाजी आसवन नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, जो लगभग आसवन के समान ही होती है। हम प्रभाजी आसवन के लिए आसवन के प्रक्रिया के समान उपकरण का उपयोग करते हैं, सिवाय इसके कि एक प्रभाजी स्तंभ आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच में फिट किया जाता है। एक साधारण प्रभाजी स्तंभ एक शीशे के गुटकों से भरा ट्यूब है। शीशे के गुटके वाष्पों को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। आप इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए इस चित्र को देख सकते हैं। यदि दोनों गैसें वाष्पित हो जाती है तो जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वह ठंडी होकर वापस फ्लास्क में लौट आती है, और जिसका क्वथनांक कम होता है वह पहले बाहर निकल जाती है। इस विधि का उपयोग इथेनॉल और पानी के पृथक्करण के लिए किया जाता है, और कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हवा के घटकों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। इस विधि को हम अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हमने आसवन और प्रभाजी आसवन के बारे में पढ़ा था। तो इन दोनों की परिभाषाएं अपनी कॉपी में नोट कर लें। रिकॉल टेस्ट। प्रश्न आपके सामने है। चलिए इसके उत्तर देखें। धन्यवाद। इस वीडियो में हम क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में वाष्पीकरण के बारे में अध्ययन किया था। वाष्पीकरण तरल की सतह पर होने वाली घटना होती है जिसमें तरल एक गैस में बदल जाता है। यदि हम तरल को वाष्पित करते हैं तो हम तरल में विघटित ठोस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। वाष्पीकरण के समान ही हमारे पास एक और प्रक्रिया है जिसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण में हम क्रिस्टल के रूप में एक तरल से ठोस प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस के कण एक क्रिस्टल बनाने के लिए एक साथ आते हैं और केवल एक ही पदार्थ के कण एक क्रिस्टल बनाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जिसके कारण क्रिस्टलीकरण का उपयोग पदार्थों के शोधन में किया जाता है। आइए क्रिस्टलीकरण को समझने के लिए एक क्रिया करते हैं। चाइना डिश में कॉपर सल्फेट का कुछ यानी कि लगभग 5 ग्राम अशुद्ध नमूना लें और इसे कम से कम पानी में घोलें। एक संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए कॉपर सल्फेट के घोल से पानी का वाष्पीकरण करें। एक फिल्टर पेपर के साथ विलयन को ढक दें और इसे 1 दिन के लिए कमरे के तापमान पर छोड़ दें। आप चाइना डिश में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करेंगे जिसे हम फिल्टर पेपर से सुखा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि क्रिस्टलीकरण तकनीक सरल वाष्पीकरण तकनीक से बेहतर क्यों है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ जैसे चीनी गर्म करने पर झुलस जाते हैं।
कुछ अशुद्धियां छानने के बाद भी गोल में घुली रह सकती है। वाष्पीकरण करने के बाद ये ठोस को दूषित करती हैं। हम क्रिस्टलीकरण का प्रयोग समुद्र के पानी से मिलने वाले नमक का शुद्धिकरण करने के लिए और अशुद्ध नमूनों से फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल को अलग करने के लिए करते हैं। आइए अब हम क्रिस्टलीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से देखें। पहला, क्रिस्टलीकरण एक तरल विलयन या पिघल से ठोस सामग्री बनाने की प्रक्रिया है, जहां गठित ठोस सामग्री में क्रिस्टलीय संरचना होती है। दूसरा, इसके द्वारा उच्च शुद्धि एक ही चरण में प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, प्राप्त उत्पाद ठोस होता है और कण एक विस्तृत आकार में मौजूद रहते हैं। चौथा, यह विलयन के संपूर्ण आयतन में होता है। तो इन सभी बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद। इस वीडियो में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने पिछले अध्याय में पदार्थ और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। पदार्थ के गुण ही इसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ये गुण होते हैं बहाव यानी फ्लो, घनत्व यानी डेंसिटी, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, दृढ़ता यानी कि स्टिफनेस, रंग यानी कि कलर, कठोरता अर्थात हार्डनेस। ये इसके भौतिक गुण होते हैं। इन गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और इनसे रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उदाहरण के लिए, जल का बर्फ में बदल जाना एक भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इससे जल की रासायनिक प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही रासायनिक रूप से समान हैं। इसी तरह एक कागज का फटना, लकड़ी को काटना, शीशे का टूटना और पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है। अब हम रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है और हम नए उत्पाद प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक कागज जलता है तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना लेता है, जो हमें राख के रूप में मिलता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगना, माचिस का जलना, खाने का पकना, दूध से दही बनना इत्यादि। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि रासायनिक परिवर्तन में हमें नया उत्पाद मिलता है और अधिकांश मामलों में हम इसे विपरीत दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। आइए अब हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं? एक पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे की धूल और रेत के साथ मिश्रण, भोजन पकाने की क्रिया, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना और मोमबत्ती जलना। तो इसके उत्तर होंगे, हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन निम्न है। एक पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, भोजन पकाने की क्रिया, भोजन का पाचन और मोमबत्ती जलना। ये सभी रासायनिक परिवर्तन दर्शाते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में हम शुद्ध पदार्थ से परिचित होंगे, जिसे अंग्रेजी में प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। हमने पहले के वीडियो में मिश्रणों के बारे में सीखा था, जिसमें आपको बताया गया था कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों से बने होते हैं। आइए अब हम शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ वह होते हैं जो एक तरह के कण से बने होते हैं अथवा उनके कण एक समान रासायनिक गुण रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम पानी को देखें तो उसकी रासायनिक संरचना तथा उसके भौतिक और रासायनिक गुण हमेशा एक समान होते हैं। पानी के यह गुण उसकी उत्पत्ति के स्थान पर निर्भर नहीं करते हैं। हम किसी भी स्रोत से पानी ले लें, हमें उसकी संरचना एक सी ही मिलेगी। उसी तरह एक लोहे का टुकड़ा वही सब गुण रखता है जो दूसरा लोहे का टुकड़ा रखता है।
एक शुद्ध पदार्थ को हम किसी भौतिक प्रक्रिया से उसके घटक कणों में नहीं तोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें रासायनिक विधियों की जरूरत पड़ेगी। शुद्ध पदार्थ की संरचना एक समान होती है, इसीलिए उसके सभी भौतिक और रासायनिक गुण स्पष्ट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक विलयन के कण भी एक समान रूप में बटे हुए होते हैं और उन्हें भी अलग करने के लिए हमें रासायनिक विधि प्रयोग करनी पड़ती है। तो फिर विलयन और शुद्ध पदार्थ अलग कैसे हुए? आइए देखते हैं। एक विलयन बहुत से शुद्ध पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ होता है, जबकि एक शुद्ध पदार्थ में सिर्फ एक ही प्रकार के कण होते हैं। एक विलयन के कण उसी पदार्थ के एक दूसरे विलयन से अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप एक नींबू पानी बनाएं और आपका मित्र एक दूसरा नींबू पानी बनाए तो दोनों के स्वाद में फर्क आ सकता है, परंतु एक शुद्ध पदार्थ का गुण हमेशा एक सा और स्पष्ट होता है। चाहे हम दुनिया के किसी भी जगह पर चले जाएं, वह पदार्थ हमेशा एक सा गुण दिखाता है। उदाहरण के लिए पानी। शुद्ध पदार्थ को हम तत्व और यौगिक में विभाजित करते हैं, तो हम इनके बारे में आने वाली वीडियो में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। आपने पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थों के दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। आइए अब हम तत्वों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तत्व यानी एलिमेंट्स। आज से बहुत साल पहले यानी कि 1661 में एक बड़े ही महान वैज्ञानिक हुए थे, जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द का उपयोग किया था। उसके बाद एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ जिनका नाम था एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, इन्होंने पहली बार एक तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा दी थी। उन्होंने एक तत्व को पदार्थ के मूल रूप में परिभाषित किया, जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम, ऑक्सीजन, लोहा, सोना आदि तत्व हैं। हम इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते हैं। उनके गुणों के अनुसार तत्वों को धातुओं, अधातुओं तथा उपधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। तो आइए उनके बारे में और अच्छे से जानते हैं। धातु शब्द आपके लिए नया नहीं है। आपने पढ़ रखा है कि लोहा, तांबा, सोना इत्यादि धातु है। अगर आपसे पूछा जाए कि धातुओं के क्या गुण होते हैं, तो आपके ध्यान में कौन से गुण आते हैं? ठोस, चमकदार, बिजली के सुचालक। आइए हम इन सभी गुणों को फिर से देखें। धातु आमतौर पर निम्नलिखित गुणों में से कुछ या सभी गुण दिखाते हैं। पहला, धातुएं चमकीली होती है, यानी उनका शाइनिंग सरफेस होता है। वे ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात वह गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो तन्य होती है, अर्थात डक्टाइल होती है, और इनको तारों के रूप में खींचा जा सकता है। वे आघातवर्ती होती है, यानी कि मैलिएबल। इनको पीट कर पतली चादरों में डाला जा सकता है। वे प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, यानी कि सोनोरस होते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल है। अब हम अधातुओं के बारे में देखते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स के बारे में। आमतौर पर अधातु इनमें से कुछ या सभी गुण दिखाती है। अधातुएं गैस और तरल अवस्था में भी पाई जाती है। वे विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करती है। वे ताप और विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। वे चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धी नहीं होती है, यानी ये नॉन शाइनिंग, नॉन सोनोरस और नॉन डक्टाइल होते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन यानी कोयला, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि। कुछ तत्वों में
धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं और इन्हें हम उपधातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। आइए अब हम दोहरा लें जो हमने अब तक पढ़ा है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस वीडियो में हम यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड्स कहते हैं। आपने पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। आइए अब हम यौगिक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बना एक पदार्थ होता है जो रासायनिक रूप से एक दूसरे के साथ एक निश्चित अनुपात में संयोजन करता है। हमने आपको मिश्रण के परिचय के वीडियो में बताया था कि पानी, साधारण नमक और चीनी एक शुद्ध पदार्थ हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब तक एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो पानी बनाते हैं। इसी तरह पानी एक यौगिक है जो दो तत्वों के संयोजन से बना हुआ है। उसी तरह साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, सोडियम और क्लोरीन तत्व के संयोजन से बना यौगिक है। आप यह जानते हैं कि तत्वों के अपने भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, लेकिन क्या जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी वैसे ही रहते हैं? आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम पानी को देखें तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का एक यौगिक है, लेकिन क्या पानी कमरे के तापमान पर गैस की अवस्था में है? नहीं ना। अब साधारण नमक का उदाहरण लेते हैं। सोडियम एक ठोस है और क्लोरीन एक गैस है, लेकिन सोडियम क्लोराइड एक ठोस है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एक ज्वलनशील गैस होती है, लेकिन जल का गुण बिल्कुल इसके विपरीत होता है। जल आग बुझाने के काम में आता है। तो अब आपने देखा कि एक यौगिक के अपने निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं जो उनके तत्वों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और क्योंकि यौगिक के तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, इसीलिए यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। जल, मीथेन, नमक, चीनी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि एक यौगिक के उदाहरण हैं। क्या अब आप एक मिश्रण और एक यौगिक के बीच में अंतर बता पाएंगे? आइए देखते हैं। इस सारणी में एक तरफ मिश्रण दिए गए हैं और एक तरफ यौगिक। पहला, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। इसके विपरीत तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि एक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणों को दर्शाता है, जबकि यौगिक में नए पदार्थ के गुण पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक में घटकों के केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो अब तक आपने देखा पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विलयन एक समांगी मिश्रण है और निलंबन और कॉलॉइड विषमांगी मिश्रण है। उसी प्रकार शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। धातु, उपधातु और अधातु ये सभी तत्व होते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अब हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। अब हम इसका हल देखते हैं। इस हल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।